नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें। भोपाल में जहां प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया और 10 साल बाद नियमों में बदलाव करते हुए अब विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। सरकार ने यह फैसला लिया है और सरकारी नौकरी में रहते हुए कर्मचारी की यदि दुर्घटनावश या किसी कारण से मौत हो जाती है तो उसकी विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ये आदेश चुनावी साल में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि कर्मचारी की मौत होने पर जो उसकी विवाहित बेटी बहू उसे इसके हक से वंचित रखा गया था और अब 10 साल बाद नियमों में बदलाव करते हुए राज्य की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि बेटी जिसका विवाह हो भी चुका है तो भी वो अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। एक बड़ा कदम। दरअसल इससे पहले लाडली बहना योजना के माध्यम से जो एक संदेश महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को लेकर दिया गया था, अब एक और बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, जिस पर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी ये भी देखना अहम होगा। लेकिन ये जो बड़ा फैसला है, 10 साल बाद नियमों में बदलाव करके लिया गया बड़ा फैसला, अब विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। कर्मचारी की मौत के बाद चूंकि बेटे या परिवार के किसी पुरुष सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी या पत्नी को यदि अगर मिलती भी थी, तो अब ऐसे में बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति का हक दिया गया है। और हालांकि ऐसी किसी परिस्थिति में तदनुसार उच्च अधिकारियों और जो नियम होंगे उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसमें जो बेटी का हक था वो अब तक वंचित था। बेटी के हक को लेकर यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है और अब विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। 10 साल बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया गया प्रदेश सरकार द्वारा। प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले से क्या कुछ बदलाव अभी इसमें देखने को मिल रहे हैं। वासु चौरे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वासु, क्या बदलाव किया गया है बेटियों की नियुक्ति को लेकर, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, अब अनुकंपा नियुक्ति का जो पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें मुख्य तौर पर अभी तक यही माना जाता था कि अविवाहित बेटा, बेटी या फिर पत्नी या जो भी आश्रित होते हैं उन्हें ही नौकरी अनुकंपा की जो है वो मिलती थी। अगर नौकरी के दौरान जो व्यक्ति है जो सेवा में है उसके किसी प्रकार से किसी दुर्घटनावश या घटनावश अगर मृत्यु हो जाती तो हो तो। लेकिन अब इन नियमों में बदलाव किया गया है, फेरबदल किया गया है और विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। जो विवाहित बेटी है वो भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार होगी। ये एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके हित में लिया गया है, क्योंकि कई मामलों में ये देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो आश्रित होता है वो पत्नी ना होने की स्थिति में और बेटा ना होने की स्थिति में, और बेटी अगर होती है तो वो विवाहित होती है तो वो कहीं ना कहीं इससे वंचित रह जाती थी। लेकिन अब नियमों में जरूरी बदलाव, जरूरी फेरबदल किए गए हैं और ये ऐसे नियमों को लगातार फ्लेक्सिबल बनाना बेहद जरूरी होता है। तो रात की ताक ऐसे लोगों ने जरूर वहां पर ली होगी जिनकी बेटियां हैं और वो विवाहित हो चुके हैं, तो एक उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी और जो शासन प्रशासन की योजनाएं होती है उनका लाभ मिल सकेगा। जी आशीष। वासु, पत्नी या बेटा इस तरह से अब तक प्रावधान था, क्या बहू के लिए भी यहाँ पर कोई प्रावधान किया गया बेटी के अलावा? देखिए, फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो विवाहित बेटियों के लिए इस पूरी जो प्रोसेस है उसमें बात कही गई है। और अगर कुछ मामले होते हैं और उसमें जो परिवार है वो अगर अपील करता है तो उसको लेकर कुछ प्रक्रियाएं, कुछ नियम वहां पर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जो खबर है वो ये है कि विवाहित बेटियों को सरकारी जो अनुकंपा नियुक्ति है नौकरियों में वो मिल सकेगी निश्चित रूप से। और ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया वासु इस जानकारी के लिए। 10 साल बाद बदलाव किया गया है नियमों में और अब बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए यहां पात्र माना जाएगा और उसके आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। खबर बड़वानी से, जहां जर्जर पार्टी पुल अब जमींदोज कर दिया गया है। 46 साल पुराने पुल को ब्लास्ट कर गिराया गया। दरअसल जर्जर होने की वजह से इसे ध्वस्त किया गया है। बता दें कि पार्टी बोकराटा खेतिया होते हुए ये महाराष्ट्र को जोड़ता हुआ पुल
काफी पुराना हो गया था। 1975 में गोई नदी पर इस पुल का निर्माण हुआ था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 46 साल पुराने पुल को तोड़ा गया और ये बड़वानी से बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़वानी में इस पुराने पुल को ध्वस्त किया गया है। दरअसल बड़वानी से ये जो तस्वीर सामने आई, ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, 46 साल पुराने पुल को ब्लास्ट कर ध्वस्त किया गया है। पार्टी और बोकराटा खेतिया होते हुए ये महाराष्ट्र की सीमा से यहां पर जोड़ता था इसे। 1975 में गोई नदी पर इस पुल का निर्माण हुआ था और इस पुल को अब ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल बहुत पुराना ये पुल हो गया था और करीब करीब 46 साल इस पुल को बने हुए हो गए थे और 46 साल बाद अब इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि काफी जर्जर होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ऐसे में इस पुल को गिरा दिया गया है और अब क्या यहां नए पुल का निर्माण होगा, क्या कुछ आगे स्थिति होगी, इस पर और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जर्जर पार्टी पुल अब जमींदोज कर दिया गया है। 46 साल पुराने पुल में ब्लास्ट कर इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। पंकज शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर। पंकज, 46 साल पुराना पुल अब इस्तेमाल में नहीं था तो इसे ध्वस्त कर दिया गया। क्या प्रक्रिया अपनाई गई और क्या अब यहां नए पुल का निर्माण होगा? क्या है इनपुट्स अपने पास? जी बिल्कुल आशीष, ये लगभग 1975 में इस पुल का निर्माण हुआ था और लगभग 31 लाख रुपए की लागत से यह पुल बना था। चूंकि मेरी भी हाल ही में बात हुई है जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे उनका यही कहना है कि लगभग 50 वर्ष एक पुल की उम्र मानी जाती है और बाकी उसकी गुणवत्ता पे यह चीज डिपेंड करती है कि वो कितने समय तक उसे उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही एक बड़ी बात यह है कि चूंकि यह महाराष्ट्र को जोड़ने वाला है, अब हाल ही में जो सड़क का जो निर्माण हो रहा है, हिली एरिया में जो है सड़क बनाई जा रही है, घाटों को काटा जा रहा है, तो यह रोड जो ये पुल है यह सीधे महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों को जोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब उस पर भारी वाहनों की आवाजाही भी बढ़ना है। यह एक बड़ा मुद्दा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये फैसला लिया गया कि चूंकि भारी वाहन निकलेंगे और यह पुल जो है लगभग 50 साल के लगभग इसे होने जा रहे हैं, तो इसे जमींदोज करके और यहाँ पर नए पुल का निर्माण करना जरूरी है। आशीष, बिल्कुल, और अब पुल आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों की आवाजाही सुविधाजनक होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, आईईडी की चपेट में आए 2 जवान सर्च पर निकले थे सुरक्षा बल के जवान। आपको बता दें कि कागबरस चीलपरस मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है और आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों का कैंप में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। सर्च के दौरान यहां पर आईईडी प्लांट करके रखा हुआ था और इस दौरान एक ब्लास्ट हुआ और धमाके में 2 जवान घायल हो गए जिनका कैंप में इलाज चल रहा है। और अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्च पर निकले सुरक्षा बल के जवान वहां पर आईईडी की चपेट में आए और 2 जवान की इस आईईडी के चपेट में आने से चोट आई, उन्हें वे घायल हो गए और दोनों जवानों का कैंप में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और इस आईईडी को लेकर जानकारी नहीं थी और ऐसे में 2 जवान इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि छतरपुर में बाघ की तलाश लगातार जारी है। हाथियों के दल की मदद से बाघ की तलाश की जा रही है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दरअसल कल रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया था और इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी और पूरी टीम खेत में जाकर बाघ की तलाश कर रही है। बाघ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। पन्ना नेशनल पार्क की टीम चंद्रनगर वन रेंज के रनगुआ गांव में भी तलाश कर रही है और ये क्षेत्र पन्ना नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, आखिरी वक्त कब और कहां देखा गया था बाघ और तलाशी कब तक चलेगी, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल छतरपुर जिले का जो रनगुआ गांव है, जो पन्ना नेशनल पार्क की जो चंद्रनगर बीट है और उसके अंतर्गत यह गांव आता है, वहां पर
कल एक जो बाघ है, बाघ यहाँ पर रिहायशी इलाके में देखा गया था और रिहायशी इलाके में बाघ के आ जाने के बाद किसानों में और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। चूंकि अभी किसानों की फसल की कटाई की जा रही है, उसी दौरान यहाँ पर खेतों में बाघ नजर आया और बाघ के नजर आने के बाद सभी किसान और जो ग्रामीण हैं वो दहशत में आ गए थे, जिसकी सूचना चंदनगर वन रेंज के रेंजर को दी गई। तो उसके बाद उन्होंने स्थल निरीक्षण करते हुए पन्ना नेशनल पार्क से जो हाथियों का जो दल है उसको बुलाया और हाथियों के दल के जरिए 2 हाथी, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे होंगे, हाथियों के दल के द्वारा जो बाघ है उसकी किसानों के खेतों में सर्चिंग की जा रही है। रिहायशी इलाके में बाघ आया था और बाघ के आ जाने के बाद अब जो है हाथियों के सहारे उस पर जो दल है, उस पर जो पन्ना नेशनल पार्क के जो अनुभवी जो एक्सपर्ट कर्मचारी हैं वो है हाथी पर सवार होकर इसको जो बाघ है उसको सर्च कर रहे हैं। तलाश की जा रही है कि आखिरकार बाघ कहां पर छिपा हुआ है, क्योंकि रिहायशी इलाके में बाघ के आ जाने के बाद यहां पर हड़कंप की स्थिति मची हुई है, ग्रामीणों में दहशत है। वहीं दूसरी तरफ पन्ना नेशनल पार्क के अधिकारियों ने और वन रेंज के अधिकारियों ने किसानों को हिदायत दी है कि वह सतर्क रहें, सावधान रहें। बाघ जो है अचानक से कहीं भी पहुंच सकता है। हालांकि 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, बावजूद इसके भी अभी दोबारा यहां पर जो बाघ है वो कहीं भी इसे जो रेस्क्यू दल है, जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, उस दल को अभी बाघ दोबारा नहीं दिखा है। जी नरेंद्र, मान लीजिए बाघ की निशानदेही हो गई, बाघ दिख गया, उसके बाद क्या? देखिए बिल्कुल, चूंकि बाघ के देखे जाने के बाद यहां पर ग्रामीणों में दहशत है और कहीं ना कहीं वन विभाग भी मान रहा है कि यदि जो बाघ है वो लगातार यदि रिहायशी इलाके में या गांव की तरफ रहा तो कहीं ना कहीं कोई जनहानि ना हो जाए या किसी भी तरह की कोई पशु हानि या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या कोई नुकसान ना हो, जिसको उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से सभी ग्रामीणों को यहाँ पर जागरूक किया है, सावधान और सतर्क रहने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि जब भी वह खेत तरफ जाएं तो बड़े ही सावधानी पूर्वक जाएं और पन्ना नेशनल पार्क के जो दल आया है वह प्रयास कर रहा है कि जो बाघ है उसका मूवमेंट जो रिहायशी इलाके के ओर था उसको किसी भी तरह से जंगल जो टाइगर रिजर्व चूंकि क्षेत्र बिल्कुल उसी इलाके में आता है, तो उसका जो मूवमेंट है उसका जो बाघ है, बाघ को किसी भी तरह से जो जंगल है जंगल की तरफ किया जाए ताकि रिहायशी इलाके में बाघ ना आ सके और दोबारा यहां पर ना देखा जा सके, ताकि ग्रामीण भी दहशत मुक्त रहें और किसान जो है अपनी खेती बाड़ी का काम कर सकें। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए नरेंद्र। और बढ़ते हैं आगे, सूरजपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन बाघ काला मांझन के पास जंगल में ये बाघ मौजूद है। कुदरगढ़ धाम जाने वाले लोगों को रास्ते में रोका गया। बाघ के हमले में अब तक 2 ग्रामीणों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि 3 लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और उन पर बाघ ने हमला कर दिया और उस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब से पूरी टीम जो है यहां पर सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां बिजली के नई दरों का टैरिफ आज से लागू किया जा सकता है। विद्युत नियामक आयोग आज नई दरों का ऐलान कर सकता है। चुनावी साल में बिजली दरें बढ़ने की उम्मीद कम है। हालांकि बिजली कंपनीज ने 3,275 करोड़ 88 लाख रुपए इसकी जरूरत बताई है और बिजली कंपनीज ने करीब 1,537 करोड़ रुपए की घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में 3.2 की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अनुराग, चुनावी साल है, बिजली दरें बढ़ती हैं तो जनता सत्ताधारी दल के खिलाफ जा सकती है, लेकिन बिजली कंपनीज का नुकसान भी बैलेंस करना है, क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, देखिए बिजली दरों में वृद्धि की उम्मीद कम जताई जा रही है क्योंकि चुनावी साल है, लेकिन बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी घाटे की भरपाई के लिए जो विद्युत नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया था उसमें 3.2% मौजूदा बिजली दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव जो है बिजली कंपनियों की तरफ से दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई पूरी कर ली और आज जो है टैरिफ जारी हो सकता है। हालांकि उम्मीद कम है कि बिजली की दरों में वृद्धि होगी, लेकिन किस तरीके से बिजली कंपनियों का घाटा पूरा किया जाएगा इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग कुछ टैरिफ में नए प्रावधान जरूर कर सकता है। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली की नई दरों का जो टैरिफ है वो आज जारी किया जाएगा।
तो इस नए टैरिफ में वृद्धि की संभावनाएं कम हैं। हालांकि बिजली कंपनीज को भी नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार को एक संतुलन बनाकर रखना होगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। अब नीम हकीम खतराए जान, दरअसल ये कहावत जबलपुर में एकदम सटीक बैठ रही है इस घटना पर, जहां गोरखपुर थाना क्षेत्र के 45 साल की महिला दमा का इलाज कराने के लिए पहुंची थी और तिलवारा थाना क्षेत्र के पटेल ढाबा के पास सड़क किनारे टेंट लगाकर जड़ी बूटी बेचने वाले परसराम पटेल से दमा की दवाई लेने के लिए गई। काढ़ा उसने पिलाया और काढ़ा पीने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और शिकायत के बाद जड़ी बूटी बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया। अब गौरतलब यह है कि सड़कों के किनारे छोटे छोटे टेंट लगाकर कई लोग जड़ी बूटी से दवा बनाकर खुद ही वैद्य का होने का दावा करते हैं और अब इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। सतना के मां मैहर के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज माता के कालरात्रि स्वरूप की हो रही आराधना। भोपाल के 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी। बाधित बिजली कंपनी मेंटेनेंस के लिए 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने की कह रहे बात। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तहसीलों की संख्या बढ़ाए जाने की तैयारी। आज भी जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार, स्टेट बार काउंसिल में लिया गया फैसला। कटनी में मुस्लिम परिवार कराएगा बागेश्वर सरकार से कथा। तनवीर खान ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिया न्योता। बाबा ने दी कथा के दौरान जानकारी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी चेतावनी, बोले हम 4-5 साल जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे।